हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने फंजाई किंगडम फिनिश किया था। अब हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स स्टडी करने वाले हैं, ऐसे कुछ वायरस, वीरोइड्स, लाइकेंस, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। आर.एच. विटेकर ने इनको कहीं भी क्लासीफाई नहीं किया है। और प्लांटी और जो एनिमल किंगडम है वो हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया, क्योंकि वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो अब हमें वायरस को स्टडी करना है। तो वायरस को हम किसी भी किंगडम में क्लासीफाई क्यों नहीं करते, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी वायरस। वायरस जो है वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, मीन्स सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया से भी उनका साइज है वो स्मॉल होता है। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होते हैं, मीन्स एक ऐसा लिक्विड जब हम उसको फिल्टर करें तो उसमें बैक्टीरिया ऊपर रह जाए और आपका लिक्विड है वो नीचे चला जाए, तो वायरस उस फिल्टर में से भी पास हो जाते हैं। मीन्स उनका जो साइज है वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होता है। ठीक है, फिर वायरस जो है उसका मीनिंग क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड। और जो टर्म थी वायरस वो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। और जो फर्स्ट टाइम जो वायरस डिस्कवर किया था, टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको प्लांट के अंदर फर्स्ट वायरस डिस्कवर किया गया था, टोबैको मोजैक वायरस। वो किसने किया था? इवॉन्स्की ने। ठीक है, इन 1892। तो वायरस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? डिमित्री आई इवॉन्स्की। ठीक है, डिमित्री आई इवॉन्स्की ने फर्स्ट टाइम वायरस को डिस्कवर किया था। और फर्स्ट टाइम डिस्कवर होने वाला वायरस कौन सा था? टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, ये टोबैको के अंदर मोजैक डिजीज करता है। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलें तो क्या है, फिर एक और साइंटिस्ट थे M.W. बेजरनिक। इन्होंने क्या किया था कि जो आपका टोबैको को जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा था उसको क्या बोला था? कॉन्टेजियम वीविम फ्लूइडम। ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम मीन्स कि जो आपका टोबैको के अंदर डिजीज कर रहा है वो क्या है? वायरस है। ठीक है, और वो इन्फेक्शियस नेचर का है। ये किसने बताया था? M.W. बेजरनिक ने। उन्होंने उसका रस निकाला, टोबैको के अंदर जो डिजीज हो रही थी उसका रस निकाला। ठीक है, और एक हेल्दी प्लांट के ऊपर उसको इन्फेक्ट कराया। ठीक है, हेल्दी प्लांट का क्या कराया? इन्फेक्ट कराया। तो फिर उनको कंफर्म हो गया था कि ऐसा कोई है जो उसको फ्लूइड है, एक ऐसा जो प्लांट को डिजीज कर रहा है। उस फ्लूइड को क्या बोला उन्होंने? कॉन्टेजियम मीन्स इन्फेक्शियस, वाइवम वायरस, फ्लूइडम फ्लूइड, की ऐसा एक फ्लूइड है जो प्लांट के अंदर डिजीज कर रहा है टोबैको के अंदर। ठीक है, फिर सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? स्टैनले ने। ठीक है, मीन्स उसको अलग अलग निकाला, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, तो उसको क्रिस्टलाइज करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? स्टैनले को। ठीक है, फिर वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल इज कॉल्ड विरियोइन। वायरस क्या है? जब होस्ट सेल से बाहर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विरियोइन। ठीक है, क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या है आपका? वायरस जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? देखो सिंपल है, कोई भी वायरस होगा उसके अंदर दो ही चीज प्रेजेंट होती है इंपॉर्टेंट। एक तो होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, वो होगा डीएनए या आरएनए। ठीक है, ये इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा। दोनों कभी नहीं प्रेजेंट होंगे, या तो उसके अंदर सिर्फ डीएनए होगा या उसके अंदर सिर्फ आरएनए होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। और एक इसके बाहर होगी प्रोटीन की कवरिंग, यही प्रेजेंट होता है सिर्फ वायरस के अंदर। ठीक है, एक प्रोटीन की कवरिंग होगी और अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। कोई सेल ऑर्गेनेली, कोई न्यूक्लियस, कोई साइटोप्लाज्म कुछ प्रेजेंट नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं है। इसलिए हम इसको वायरस को नॉन सेलुलर बोलते हैं या ए सेलुलर। ठीक है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग भी बोलते हैं। मीन्स ये इसके अंदर दोनों के फीचर हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिविंग की है, कुछ प्रॉपर्टीज है वो नॉन लिविंग की है। अगर हम लिविंग वाली प्रॉपर्टी देखें कि इसके अंदर लिविंग वाली प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो इसके अंदर क्या है? डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स
न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है जो लिविंग में सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपने आप को होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन भी ये शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इनके अंदर म्यूटेशन होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। फिर और अगर हम बात करें तो ये भी अपने जैसे ही मल्टीप्लाई करके नए वायरस बनाते हैं, मीन्स अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो ये भी लिविंग का करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो वो कौन कौन से फीचर हैं? इनके पास सेल नहीं है, ये क्या है? ए सेलुलर है। ठीक है, इनके पास खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, मीन्स इनके पास अपने मेटाबॉलिज्म के लिए खुद की मशीनरी अवेलेबल नहीं है। ये होस्ट की मशीनरी, जिस भी सेल को इन्फेक्ट करेंगे उसकी मशीनरी से अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेल प्रेजेंट नहीं है और हमें पता है सेल इज द बेसिक यूनिट, जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे जो फीचर्स हैं वो इसके क्या है? नॉन लिविंग। तो हम इसको ना लिविंग बोलते हैं ना नॉन लिविंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है होस्ट की, तो जब ये नॉन लिविंग होता है, ये जब मल्टीप्लाई नहीं करता, ये अगर बॉडी से बाहर प्रेजेंट है तो नॉन लिविंग है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा तो होस्ट सेल के अंदर आते ही उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो होस्ट के अंदर तो ये लिविंग हो जाता है और होस्ट के बाहर प्रेजेंट है तो नॉन लिविंग है, इसलिए हमने इसको नॉन लिविंग बोलते और ना ही हम इसको नॉन लिविंग बोलते। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। स्ट्रक्चर में सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, कि एक आपका प्रोटीन कोट होगा। ठीक है, प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। इसका वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए या आरएनए। दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। और जो आपका प्रोटीन कोट है कैप्सिड, उसके अंदर कई सारी यूनिट्स होती हैं, मीन्स वो कई सारी यूनिट से, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है। उन यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, उन यूनिट्स को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर्स। क्लियर। देखो क्या लिखा है, वायरसेज आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स। ठीक है, तो वायरस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कंटेनिंग ए न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होगा या डीएनए होगा, सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। उस किससे घिरा होगा? प्रोटीन कोट से। आरएनए डीएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। जो उनके अंदर आरएनए प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको 4 पॉसिबल केस मिलेंगे वायरस के जेनेटिक मटेरियल में। क्या? या तो उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। ठीक है, लेकिन होगा इनमें से एक। ये पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर डीएनए भी हो और उसके अंदर आरएनए भी हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। वायरसेज आर ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है? कि इनके लिए कंपलसरी है, विदाउट होस्ट सेल के ये सरवाइव नहीं कर सकते, अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, सेल के अंदर ही ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दे मेक यूज ऑफ होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई। ये जिस सेल के अंदर एंट्री करेंगे उसी से अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम वायरस की और डिटेल में स्टडी करें तो ये हैं आपके कुछ वायरस। ठीक है, इनको छोड़ो, हम देखते हैं कि एक वायरस है वो इन्फेक्ट कैसे करता है सेल को। ठीक है, सपोज ये है हमारी सेल, ये कोई भी सेल है, तो यहाँ पर क्या है? वायरस है। ठीक है, सपोज ये है आपका वायरस, ये इसका है प्रोटीन कोट और इसके अंदर है इसका जेनेटिक मटेरियल। जैसे ही ये सेल को इन्फेक्ट करेगा तो सेल के अंदर प्रोटीन को रिलीज नहीं करता, सिर्फ जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको डालेगा सेल के अंदर, उसको इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है सेल के अंदर, बाकी सब कुछ बाहर रह जाएगा। मीन्स जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन कोट है, वो बाहर रह जाएगा। ठीक है,
अब जैसे ही वायरस अंदर आया, ये क्या करता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, आपको पता है सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा। तो ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वायरस का, डीएनए आरएनए, ये सेल के जेनेटिक मटेरियल को अटैक करेगा, सेल के न्यूक्लिक एसिड को अटैक करेगा। ठीक है, सेल के न्यूक्लिक एसिड को अटैक करके फिर ये तो अब न्यूक्लिक एसिड खत्म हो गया सेल का, और सब पूरी सेल को कंट्रोल कौन कर रहा था, न्यूक्लिक एसिड। भाई डीएनए जो होता है वही तो कंट्रोल करता है किसको, पूरी सेल को। तो अब यहां पर क्या बच गया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। सेल का तो खत्म कर दिया इसने न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल को, अब पूरी सेल किसके कब्जे में आ गई, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंडर आ गई। अब तो अब वायरस बोलेगा अब मुझे जो प्रोटीन चाहिए वो मैं बनवाऊंगा। ठीक है, मीन्स पूरी सेल को हाईजैक कर लिया। अब जो वायरस बोलेगा वही होगा सेल के अंदर। तो ये राइबोसोम को पकड़ता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है। ठीक है, प्रोटीन किसके अंदर बनते हैं, राइबोसोम के अंदर। तो अब ये जो वायरस है ये क्या बोलेगा राइबोसोम से कि मेरे लिए प्रोटीन बना जो मेरे प्रोटीन कोट में काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको अपनी मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी मींस वायरस के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर तो पूरा जो ऑर्गेनिज्म है एक साथ डेवलप होता है, लेकिन इसके अंदर पहले आपका प्रोटीन्स बनेंगे, फिर जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को कॉपी करेगा, और फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा, असेंबली हो जाएगी। ठीक है, उनको असेंबल किया जाएगा। तो ऐसा होता है वायरस के अंदर। वायरस पूरी सेल को हाईजैक करके अपने काम की चीजें बनवाएगा, अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा राइबोसोम के थ्रू। ठीक है, फिर जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये अपनी कॉपी बनाएगा न्यूक्लिक एसिड की, और फिर इनकी असेंबली करवाएगा। मीन्स जो आपका न्यूक्लिक एसिड होगा उसके चारों तरफ जो प्रोटीन बना है उसको लगा दिया जाएगा, ये आपका नया वायरस है वो रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारे वायरस बन जाएंगे। फिर जब इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, कई सारे वायरस अंदर बन गए, तो फिर आती है लाइटिक फेज। मीन्स ये सेल को ब्रस्ट कर देगा, सेल को तोड़ के बाहर आएगा। ठीक है, सेल को तोड़ करके उसकी लाइसिस करके बाहर आता है, और कई सारे जो आपके वायरस पार्टिकल है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये वायरस पार्टिकल है फिर किसी दूसरी सेल पे जाके इन्फेक्ट करेंगे, और सेम प्रोसेस चलती रहेगी। इसलिए जो वायरल इन्फेक्शन है वो तेजी से ग्रो करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो ये है वायरस के काम करने का तरीका। वायरस एंट्री करेगा सेल के अंदर तो अपना न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर छोड़ देगा, प्रोटीन कोट बाहर रह जाएगा, न्यूक्लिक एसिड सेल को हाईजैक कर लेगा और अपने काम के जो प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड है उसकी सिंथेसिस करेगा, और कई सारे जो आपका वायरस है वो बना लेगा। और जब उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो सेल को तोड़ के लाइसिस करके वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था कि कैसे वायरस काम करता है। फिर वायरस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है उनकी। उनके अंदर जो आपका कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, वो कैसे अरेंज है उसी के बेस पे उनकी शेप होती है। आपको राउंड भी मिल सकते हैं, जैसे ये आपका है राउंड। ठीक है, ये आपका ओवल शेप में है। ये देखो आपका ये है, इसमें आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाहर कवरिंग होती है वायरस के, इसको बोलते हैं एनवेलोप। ठीक है, ये किसका है, लिपिड का एनवेलोप है। ठीक है, और ऐसी स्ट्रक्चर आपके किसकी है, जो अभी कोविड-19 जो अभी चला हुआ है आउटब्रेक, जो आपका कोरोना वायरस है उसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी है। उसकी स्ट्रक्चर में क्या है, ये आपका वायरस है, ये इसके अंदर प्रोटीन कोट हो न्यूक्लिक एसिड होगा, और यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ये है आपका कोरोना। क्या होता है, जैसे आपका सन होता है ना, सूर्य, उससे किरणें निकलती हैं, ऐसे ही ये इससे निकलती हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया था। ठीक है, क्लियर है। और ये जो है इसके, ये किससे मिलके बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, क्लियर है। तो इनके अंदर क्या है, प्रोटीन कोट है, एक बाहर लिपिड की का एनवेलोप हो सकता है या ग्लाइकोप्रोटीन का एनवेलोप हो सकता है,
और अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, आरएनए है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है सेंटर में, ये क्या है आपका, आरएनए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका, सॉरी, नेक्स्ट क्या है आपका, फेज। फेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब होता है ईटर, खाने वाला। तो मीन्स बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पर अटैक करे, फाइटोफेज प्लांट पर अटैक करे, जूफेज जो एनिमल्स पे अटैक करे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें अटैक करने के लिए इनके पास क्या है, ये इनके ऑर्गन है, इनसे सेल के अंदर अटैक करते हैं, उसको लाइस करते हैं और फिर ऐसे एंट्री करेंगे और ये अपना न्यूक्लिक एसिड जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये सेल के अंदर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है वायरस के, तो वायरस है वो मोस्टली डिजीज करते हैं। ठीक है, तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वायरस को, कौन कौन से, आरएनए वायरस और आपका डीएनए वायरस। इसके बेसिस पे भी हम इनको, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो आरएनए वायरस, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो डीएनए वायरस। या फिर हम इनको ऐसे कैटेगराइज करते हैं, जो वायरस प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं प्लांट वायरस, जो एनिमल के अंदर करते हैं एनिमल वायरस, जो बैक्टीरिया के अंदर डिजीज करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज, या फिर जो फंजाई के अंदर करते हैं उनको माइकोफेज। ठीक है, क्लियर है। इनको हम ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं। फिर कुछ वायरस दिए गए हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस डिजीज करता है, तो इसके अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर आपका ट्यूमर वायरस है, माइकोफेज, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टोबैको मोजक वायरस के अंदर। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा लीथल कौन सा है, लीथल मीन्स सबसे ज्यादा डेथ कौन कोज कर सकता है, तो वो होते हैं आपके आरएनए वायरस। आरएनए वायरस इज मोस्ट डेंजरस। जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा वो वायरस सबसे डेंजरस होते हैं। तो जितने भी, जैसे आपका कोविड-19 है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सारस था, मर्स था, इन्फ्लुएंजा है, इन सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ठीक है, आरएनए इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि आरएनए है अनस्टेबल। आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो अपनी फॉर्म जल्दी जल्दी चेंज कर लेता है। तो जैसे ही हम उसकी वैक्सीन बनाई, वो अपना स्ट्रेन चेंज करके दोबारा से आ जाता है, फिर से हमें उसकी नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। क्योंकि जो आपका कोविड-19 है ये भी कोरोना की फैमिली का ही वायरस है, और कोरोना की जो फैमिली है उसके कई वायरस की हम वैक्सीन बना चुके हैं। सार्स की वैक्सीन हमने बनाई, मर्स की वैक्सीन बनाई, लेकिन अब फिर से इसके अंदर म्यूटेशन हो गई और इसने नया स्ट्रेन बना लिया। ठीक है, तो जो आपके आरएनए वायरस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इजिली अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे फिर हमें अलग से वैक्सीन बनानी पड़ती है। तो जो सबसे ज़्यादा डेंजरस वायरस हैं वो कौन से हैं, आपके आरएनए वायरस। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, या तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर है वीरियोइड्स। तो वीरियोइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ये क्या है आपका वीरियोइड्स। वीरियोइड्स अलग कैटेगरी है वायरस से। ये इनका साइज जो होता है ये वायरस से भी छोटे होते हैं। जो वीरियोइड्स होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा और इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वही प्रेजेंट होगा, उसी से ये डिजीज कोज कर देते हैं। डिस्कवर किसने किया था, टी.ओ. डेनर ने 1971 में। ठीक है, डिजीज कौन सी है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटी वीरियोइड। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं वीरियोइड्स। ठीक है, क्लियर है। तो वीरियोइड्स के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। आप वीरियोइड्स क्या है
कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, प्रोटीन कोड एब्सेंट है। डिस्कवर किसने किया था? टीओ डेनर ने 1971, और प्लांट्स के अंदर डिजीज करते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें प्रायोन्स की, तो प्रायोन्स क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन है। ठीक है, पिछले वाले में तो वीडियोइड्स में हमने पढ़ा सिर्फ न्यूक्लिक एसिड था। प्रायोन्स जो है सिर्फ प्रोटीन है, और प्रोटीन भी इन्फेक्शियस है, वो भी डिजीज कर रहा है। देखो, द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन विच कॉज इन्फेक्शंस आर कॉल्ड प्रायोन्स। ऐसे प्रोटीन्स जो इन्फेक्शंस करते हैं उनको बोलते हैं प्रायोन्स। In modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by these prions. कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज मिली है मेडिकल साइंस में जो इन प्रायोन से होती है। They were similar to size in virus. वायरस के साइज के ही हैं ये। ठीक है, The most notable disease caused by prions are bovine spongiform एनसिफेलोपैथी। ठीक है, ये कोई डिजीज है, किसके अंदर हो रही है? कैटल्स के अंदर, लाइक काउ, ये है। इट्स एनालोगस वेरिएंट इज सीआर जैकोब डिजीज CID विच कॉजेज डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये ह्यूमंस के अंदर भी डिजीज कोज कर रहे हैं। तो प्रायोन्स क्या है? कुछ ऐसा इन्फेक्शियस प्रोटीन जो डिजीज कोज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रायोन्स। ठीक है, क्लियर है? फिर लास्ट है आपका विरुसोइड। विरुसोइड क्या है? ये भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए है। ये वायरस पे डिपेंड करता है अपने रेप्लिकेशन के लिए। विरुसोइड क्या है? जो वायरस पे अपने रेप्लिकेशन के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस डी वायरस इज ए विरुसोइड इन ह्यूमन। ठीक है, क्लियर है कि एक ऐसा विरुसोइड होता है जो हेपेटाइटिस डी वायरस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? फिर लास्ट है आपका लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। ठीक है, इट इज ए एसोसिएशन, और एसोसिएशन कौन सी? म्यूचुअल, मीन्स ये दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हैं लाइकेन में, फंजाई और आपका एल्गी, और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए हम इनको म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बोलते हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होती है जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होगी और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ एल्गी एंड सर्टेन फंजाई दैट लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब एल्गल जो पार्टनर होगा, एल्गी का जो पार्ट होगा लाइकेन के अंदर, उसको बोलेंगे फाइकोबायोन्ट। ठीक है, फाइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एल्गी। और जो फंजाई का जो पार्ट होगा उसको माइकोबायोन्ट। मीन्स लाइकेन के अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो एल्गी वाले को बोलेंगे फाइकोबायोन्ट, फंजाई वाले को बोलेंगे माइकोबायोन्ट। ठीक है, क्लियर है? एल्गी क्या करेगी? एल्गी क्या हेल्प करेगी फंजाई की? एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक है, मीन्स प्लांट सेक की कैटेगरी में आती है, तो ये फूड सिंथेसाइज कर सकती है, तो एल्गी फूड को प्रिपेयर करेगी। फिर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। ठीक है, कौन? फंजाई। फंजाई, अब उसके एल्गी के पास रूट्स तो प्रेजेंट होती नहीं। ठीक है, एल्गी तो स्मॉलर साइज की है, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकती है, तो उसने फंजाई को फूड प्रोवाइड करा दिया। अब फंजाई क्या करती है? उसको एक तो प्रोटेक्शन देगी क्योंकि फंजाई के अंदर एल्गी प्रेजेंट है, दूसरा वो एब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट एंड वाटर का फ्रॉम दी सोयल। ठीक है, तो ये है एक एसोसिएशन किसकी? एल्गी की और फंजाई की। इसको हम किसी भी किंगडम में इसलिए नहीं रखते क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रेजेंट है। अब हम इसको ना तो प्लांट में रख सकते ना इसको फंजाई में रख सकते। प्लांट के अंदर रख दिया तो क्या होगा? इसके अंदर आपका फंजाई भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक एसोसिएशन है किसकी? एल्गल पार्ट प्लस फंगल पार्ट। एल्गल जो पार्ट है उसको फाइकोबायोन्ट और जो फंगल पार्ट है उसको माइकोबायोन्ट। क्लियर है? एल्गी फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, खाना बनाने का काम करेगी, और जो फंजाई है वो एब्जॉर्प्शन का काम करेगी और प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है, और कई सारी जो आपकी फंजाई है, जैसे आपका एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, उनके जो मेंबर हैं वो लाइकेन के साथ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये था आपका लाइकेन। तो यहाँ पर आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है। वायरस के बारे में कुछ थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अगर एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा जाए तो क्या है, जो आपका साइज है वायरस का वो कितना होता है? 200 से 300 नैनोमीटर। ठीक है, ये वायरस का साइज है 200 से 300 नैनोमीटर। फिर
अगर हम और बात करें तो जो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसके अंदर जो यूनिट होती है कैप्सोमियर्स, ठीक है, जो कैप्सोमियर होती है ये वाली, ये क्या है, ये जो यूनिट है ये नंबर में होती है 2130 यूनिट होती है कैप्सोमियर की। कैप्सोमियर क्या है, एक ये सिंगल जो आपको दिखाई दे ये कैप्सोमियर, और पूरे को मिलाकर बोलते हैं कैप्सिड। ये सारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन का कवर है, और ये जो आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये है आपका वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, क्लियर है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर कितनी कैप्सोमियर की यूनिट है, 2130, ठीक है, क्लियर है। डिजीज हमें याद रखनी है, कई सारी जो डिजीज हैं वो इनका क्लासिफिकेशन, जैसे ह्यूमन के अंदर जो एड्स होता है वो कौन से वायरस से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ये DNA वायरस है, ठीक है। क्योंकि एक और बात है कि जो प्लांट के अंदर जो डिजीज करते हैं वायरस वो मोस्टली आपको RNA वायरस मिलेंगे, और एनिमल्स के जो अंदर डिजीज करते हैं वो मोस्टली वो आपका RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्लांट के अंदर जो डिजीज करते हैं वो आपको RNA वायरस मिलेगा। ह्यूमन के अंदर एक और डिजीज करने वाला हेपेटाइटिस B वायरस, ठीक है, इबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, ये सारे ह्यूमन के अंदर डिजीज कोर्स करते हैं। इन्फ्लुएंजा डिजीज है, रेबीज डिजीज है, इबोला डिजीज है, ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो बैक्टीरिया पर क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, क्लियर है। और बैक्टीरियोफेज जो है आपका उसकी स्ट्रक्चर NCERT में दी हुई है, उसको एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है, और उसमें अगर कुछ ना समझ में आए तो वो बोल देना। इसके अंदर क्या होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर, ये इसकी है टेल, ठीक है, जिससे ये सेल को इन्फेक्ट करता है, ये इसकी होती है कॉलर, ठीक है, और ये होता है इसका हेड, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, बाहर है इसका प्रोटीन कोट। ये स्ट्रक्चर होती है आपके बैक्टीरियोफेज की, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, आपके बैक्टीरिया को, क्लियर है। तो ये था आपका वायरस, ठीक है, क्लियर है। और अभी जो कोविड-19 चला हुआ है वायरस आउटब्रेक, उसके अंदर कौन सा वायरस है, मीन्स कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, क्लियर है। उसको हम कोरोना क्यों बोल रहे हैं वो आपके समझ में आ गया, क्योंकि उसके बाहर क्या है, स्पाइक्स प्रेजेंट है। स्पाइक्स मीन्स ऐसे आपका वायरस है और ऐसे स्पाइक्स प्रेजेंट है, और जो ये स्पाइक्स है ये किससे बनी है, आपके किससे बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है, किससे बनती है, आपके ग्लाइकोप्रोटीन से, जिसको हम वायरस का एनवलप भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वायरस के अंदर एक सबसे बाहर एनवलप है, वो प्रेजेंट हो भी सकता है, कई में एब्सेंट भी होता है, लेकिन वायरस के अंदर आपको दो चीजें सभी में देखने को मिलेंगी। एक तो प्रोटीन का कोट होगा जिसको कैप्सिड बोलेंगे, एक उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, वो DNA या RNA कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार और स्टडी कर लेना बुक से, अगर कुछ बचता है पूरे चैप्टर में तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया, और आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करके साइन करा लीजिए, उसको चेक करा लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।